मैं रीनारायण शर्मा और आज मैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूं। और हमारे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे हैं और एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे जाते भी हैं। तो मैं जो यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा और वो अगर आपने वहाँ घर जाके कर लिए या फिर आपने ये समझ लिए, तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से उठ के आ गया तो आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। मैं 100% गारंटी देता हूँ। तो हो जाइए रेडी मेरे साथ। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। दो विद्युतरोधी तांबे के गोले ए और बी जो आकार में इक्वल हैं, सर्वसम है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। यानी इनके केंद्रों के बीच की ए और बी है, इनके बीच की दूरी क्या है 50 सेंटीमीटर है इनके बीच की दूरी। तथा दोनों पे 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम आवेश है। अभी मैंने क्यू मान लिया, क्यू की जगह है यहाँ पे 6.5 इंटू 10⁻⁷। और एक तीसरा गोला है जिसको मैंने सी नाम दे दिया और ये अनावेशित है, यानी इस पे 0 कूलम आवेश मान लिया मैंने पहले, है ना। फिर आगे पढ़ते हैं अनावेशित है पहले। फिर अगला आगे स्टेटमेंट है कि इसको पहले तो ए के संपर्क में लाते हैं, पहले गोले के, फिर दूसरे गोले के संपर्क में लाते हैं और फिर दोनों से हटा लिया जाता है। तब ए और बी दोनों के मध्य लगने वाले यानी उसके बाद जब हटाने के बाद इन दोनों के बीच में कितना वो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसका मान ज्ञात करना है। तो स्टार्ट हो जाते हैं। पहले मैं सी को, है ना, इसके ए के संपर्क में लाया तो इसके पास क्यू कूलम आवेश है, इसके पास 0 है। तो जब इसके संपर्क में लाऊंगा तो नेट कितना हो जाएगा, क्यू प्लस 0 बराबर क्यू आ जाएगा, है ना। फिर जब इनको ले जाऊंगा तो आवेश वितरण के नियम से दोनों पे इक्वल आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फिर जब इनको पास लाऊंगा तो नेट क्यू रहेगा। फिर वापस हटाऊंगा ना तो इनके मतलब इन पे Q/2 आवेश बचेगा। आवेश चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नियम से इन पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ए पे कितना चार्ज बचेगा, ए पे बचेगा Q/2, ए पे कितना बचेगा Q/2 और सी पे कितना हो जाएगा, सी पे हो जाएगा Q/2, है ना। अब पहले गोले के, अब इसको दूसरे गोले के संपर्क में लाएंगे तो दूसरे गोले के संपर्क में लाएंगे तो नेट चार्ज कितना होगा, नेट होगा बी का चार्ज प्लस सी का चार्ज। तो बी का चार्ज कितना है, यहाँ पे बी का चार्ज है Q और सी का है, हमने देखा कि Q/2 हो गया था तो सी का चार्ज हो जाएगा Q/2, नेट हो जाएगा 3Q/2। अब इसको वापस हटा लेंगे तो वापस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी आवेश वितरण के नियम से इक्वल बढ़ जाएगा। तो 3Q/2 को इक्वल बांटेंगे तो कितना आएगा, तो इक्वल बांटेंगे तो बी में हो जाएगा 3Q/2 को इक्वल बांटेंगे तो बी पे चार्ज हो जाएगा 3Q/4 और सी पे अब नया चार्ज हो जाएगा, ये तो हट जाएगा। अब सी पे नया चार्ज आएगा 3Q/4। अब हमारे पास सबके चार्ज पता चल गया किस पे हटाने के बाद किस पे कितना है। तो अब हम प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात कर लेंगे। फोर्स होता है K Q1 Q2/r², है ना। K का मान होता है 9 इंटू 10⁹ और Q1 क्या है, Q1 है हमारा A का चार्ज। A पे कितना चार्ज बचाता, A पे बचाता Q/2 इंटू Q2 है B का चार्ज, B पे कितना, B पे है 3Q/4 तो 3Q/4 रख लेंगे। और r² हमारे पास है 50 सेंटीमीटर यानी हाफ मीटर, हम मीटर में लेंगे तो मीटर में ही लेते हैं, मीटर किलोमीटर में नहीं लेते, मीटर में लेते हैं। किलोग्राम ये मानक मात्रक होते हैं, इनमें लेना होता है r²। अब मैंने बताया था Q का मान क्या था, Q का हमने लिया था यहाँ पे 6 पॉइंट, यहाँ पे देखो A हमने Q चार्ज माना था, A पे Q स्टार्ट में माना था और ये चार्ज कितना था 6.5 इंटू 10⁻⁷। तो Q की जगह हम 6.5 इंटू 10⁻⁷ यहाँ रख देंगे। तो एक सेकेंड थोड़ा वेट करें। तो Q पे रखेंगे तो क्या आएगा, F आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q/2 यानी तो 3/8 आ जाएगा इंटू Q²/1/4, है ना। तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 3/8, Q कितना था हमारे पास, Q था 6.5 इंटू 10⁻⁷ का ²/1/4, है ना। अब जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें देखो है तो न्यूमेरिकल, इसमें एक तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया, सिंपल फोर्स का आ गया। इसके अलावा इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी लग गया, एक बार नहीं 2 बार लॉ लग गया। और ये भी लग गया कि दोनों एक साथ करते हैं, पहले जुड़ जाते हैं फिर उसके बाद इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा चार्ज का से रिलेटेड कौन सा नियम लगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि दो छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का मास है ना 200 ग्राम है।
तो ये गोले मैंने मान लिए, इनका मास 200 ग्राम है और एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों से लटके हुए हैं जिनकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, यानी इस एक उभयनिष्ठ बिंदु ये मान लिया और ये दो धागों से लटके हुए हैं, इनकी लेंथ हमने मान ली 40 सेंटीमीटर मान ली। अब दोनों गोले समान आवेशित हैं, यानी दोनों पे क्यू आवेश इक्वल है, इक्वल हमने क्यू आवेश मान लिया। और साम्यावस्था में, यानी जब इनके बीच में प्रतिकर्षण बल, यानी प्रतिकर्षण बल होता है डिस्ट्रक्शन फोर्स, वो इक्वल हो जाए तो तब उनके बीच की दूरी है ना 4 सेंटीमीटर, यानी ये डी अपने पास रखिए 4 सेंटीमीटर है, 40/100 मीटर। तो इन आवेश जो है ना, इन आवेश का मान ज्ञात करना, इन गोलों पे कितना आवेश है। तो पता है कि इनका मास है तो नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, वो होगा mg, इस पर mg लगेगा, है ना। और इसके अलावा रस्सी है तो रस्सी को हम खींचते हैं तो वो अपनी तरफ भी खींचने की कोशिश करती है हल्का सा, तो ये टेंशन फोर्स होता है। इसको तुम आगे जाके पढ़ोगे, इसको होते हैं तनाव बल, टेंशन फोर्स। और ये आप सोच रहे होंगे ये जब एक ही रस्सी से लटकाएं तो नीचे बिल्कुल क्यों नहीं लटके हुए, बिल्कुल ऐसे नीचे क्यों नहीं लटके हुए, दूर क्यों है, क्योंकि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, जैसे ये दूर दूर कर रहे हैं और इनके बीच में एंगल, कुछ एंगल बन रहा है, ये हमने थीटा मान लिया। तो ये थीटा है तो ये एकांतर कोण से ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, ये थीटा हो जाएगा। तो थीटा के साथ वाला मैं इसको घटकों में डिवाइड कर लेंगे। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि थीटा के साथ वाला क्या हो जाता है, टी कॉस थीटा। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, घटकों का विभाजन सदिश निरूपण। तो टी कॉस थीटा इधर हो जाएगा और थीटा के साथ वाला, और इधर आ जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा आ जाएगा। अब ये कोई गोला है, ये इस पे प्रतिकर्षण मतलब अपोजिट में फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल वो इस तरफ लगाएगा, तो इसका मान होगा F होगा, ये F मान लिया, है ना। तो अब हमें पता है कि अगर तुझे कोई व्यक्ति है, उसको एक हाथ तो इधर से खींच रहा है, एक दूसरी तरफ से खींच रहा है, जब तक स्टेबल नहीं रहेगा तब तक दोनों तरफ बल इक्वल नहीं हो जाए, यानी इधर राइट हैंड वाला भी खींचने वाला बराबर बल लगाए और लेफ्ट हैंड वाला भी बराबर बल लगाए ना, तभी वो स्टेबल रह पाएगा, वरना एक तरफ खींचा चला जाएगा। तो बस ऐसे ही है कि ये लेफ्ट इसको भी इक्वल कर दे, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि इधर भी बल लगा रहा है, इधर भी बल लगा रहा है, स्टेबल होने के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए और ये वाले भी इक्वल होने चाहिए, तभी तो स्टेबल होगा। मान चल ये वाला ज्यादा हो गया, इस तरफ खींच जाएगा, या ये वाला ज्यादा हो गया, ये खींच जाएगा। तो हमने मान लिया F बराबर टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। तो F क्या था हमारे पास, इसके द्वारा दूसरे गोले के द्वारा लगाएगा बल, वो है के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ पे कितनी है, ये डिस्टेंस, ये डी स्क्वायर है। तो टी साइन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन 1। और ये टी कॉस थीटा बराबर एम जी हो गया, mg हो गया। अब ना दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे 1/2 करने पर, दोनों को डिवाइड करने पर तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन mg डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब है ना आ जाएगा, तो ये हो गया टेन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन mg डी स्क्वायर, ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन mg डी स्क्वायर। अब हमें पता है m पता है, हमें g भी पता है कितना होता है, 10 होता है, अप्रोक्सीमेट 10 लेते हैं। d हमें पता है, d है 4/100 मीटर। k हमें पता है, हमें q ज्ञात करना है, और हमें टेन थीटा भी नहीं पता। टेन थीटा हम इसकी मदद से ज्ञात करेंगे, ये थीटा है, ये थीटा है। तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा ये टेन थीटा यहाँ से निकालेंगे। तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि ऑप्टिक्स के चैप्टर में, ऑप्टिक्स से रिलेटेड चैप्टर होते हैं, उनमें अगर ये देखो इनके बीच में थीटा हमें ज़्यादा क्लियर दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखाया है, वरना थीटा है ना इसमें बहुत छोटा है। जब थीटा बहुत छोटा होता है, लेस देन बहुत छोटा है, नहीं काफी कम होता है, तो टेन थीटा है ना साइन थीटा के इक्वल मान लेते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा के इक्वल मान लेते हैं। तो यानी टेन थीटा की जगह यहाँ हम क्या रख देंगे, साइन थीटा रख देंगे। तो टेन थीटा की जगह इधर लिखेंगे साइन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन mg डी स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन mg डी स्क्वायर। तो साइन थीटा, अब इधर से देखो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा ये है तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी लंब यानी ये वाली डिस्टेंस, ये वाली कितनी होगी, ये पूरी d है तो ये हो जाए d/2, और ये क्या है l, d/2/l, तो ये हो जाए d/2l। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा d/2 यानी लंब बटा कर्ण बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन mg डी स्क्वायर। तो
अब इसको आपस में तुम रख लेना। इनको सॉल्व करने के बाद Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा रूट mg, एक सेकेंड, mg d²। हाँ ठीक है, इनकी रख लेंगे। तो जब इनको आपस में सॉल्व करोगे तो Q आ जाएगा 4/3 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। अब बाकी क्योंकि D हमें दे रखी है, D कितनी है, D ये दे रखी है 4/100 मीटर रख लेना, L रख लेना 40/100 मीटर, और K 9 गुणा 10⁻9 होता है। Q हमें ज्ञात करना है, वो ज्ञात एक ये हो गया ज्ञात करना। M हमें पता है, G भी पता है और D भी हमें पता है, तो इससे हम Q निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3 गुणा 10⁻⁷ कूलम। आंसर। तो फ्रेंड्स आज का हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि समान आवेश वाले दो धनायन है ना, उनके बीच में इतना प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, यानी F की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। उनके मध्य का डिस्टेंस दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम, यानी R दे रखा है हमारे पास 5 एंगस्ट्रॉम, यानी इसको मीटर में बदलेंगे तो होगा 5 × 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n ज्ञात करना है हमें। हम जानते हैं कि Q बराबर n ही होता है, यानी हमने Q निकाल लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो हमें F दे रखा है, हम जानते हैं कि F के फॉर्मूले में Q आता है, तो हम सीधे डायरेक्ट F का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो F होता है कि Q1 Q2 अपॉन R²। अब दोनों समान आवेश हैं तो Q1 Q2 इक्वल होंगे, तो हो गया KQ² अपॉन R²। अब इनकी जगह वैल्यू पुट कर दो, 3.7 × 10⁻⁹ इक्वल्स टू K की जगह लिख सकता हूँ मैं 9 × 10⁹ इंटू Q² अपॉन R की जगह लिख सकता हूँ 5 × 10⁻10 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं सॉल्व करके तो नहीं बता रहा, वो खुद कर लेना। सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास आएगी 3.2 × 10⁻19, लगभग अप्रोक्सीमेट ही आएगी, इतने कूलम के बराबर आएगी। यानी हमारे पास Q आ गया और हमें E की वैल्यू पता है, E की होती है लगभग 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ये होती है ना। अब हमें n ज्ञात करना है, तो हम लगा सकते हैं Q = NE, है ना, ये लगा सकते हैं। तो Q की जगह लिख सकते हैं अपन 3 × 10⁻19 इक्वल्स टू N × 1.6 × 10⁻19। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो N आ जाएगा हमारे पास 2, यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास 2। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइज आज का हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि दो बिंदु आवेशक Q1 तथा Q2 के मध्य की दूरी हमारे पास दे रखी है 3 मीटर। इन आवेशों का योग हमें दे रखा है 20 माइक्रो कूलम, यानी दोनों का योग यानी Q1 + Q2 दे रखा है हमारे पास 20 माइक्रो कूलम। ये दे रखा है हमारे पास 20 माइक्रो कूलम, यानी 20 × 10⁻⁻6 कूलम ये दे रखा है। यदि एक आवेश दूसरा आवेश को इतने फोर्स से प्रतिकर्षित करे तो दोनों आवेशों का मान, यानी हमें Q1 और Q2 ज्ञात करना है। हमें फोर्स दे रखा है F = दे रखा है 0.075 न्यूटन और R दे रखा है डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस 3 मीटर दे रखा है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे F = KQ1 Q2 अपॉन R²। तो F की जगह लिखेंगे 0.075, K की जगह होता है 9 × 10⁹ और Q1 Q2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है और R की जगह लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 से 9 कैंसल आउट हो जाएगा, 9 से 9 कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा 0.075 इक्वल्स टू Q1 Q2 इंटू 10⁹ तो 75/1000 है ना, इक्वल्स टू Q1 Q2 इंटू 10⁹। तो Q1 Q2 इंटू 10⁹ तो ये हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल्स टू Q1 Q2। पहली इक्वेशन तो ये थी Q1 + Q2 इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻⁻6 ये था। तो अब इसको मैं ना डायरेक्ट ही 20 माइक्रोकूलम लिख सकता हूँ, डायरेक्ट 20 माइक्रोकूलम लिख लिया, ये इक्वेशन 1 हो गई। और इसको माइक्रोकूलम में बदलूंगा तो 10⁻⁻6 से डिवाइड कर दूंगा। तो चलो छोड़ो 20 माइक्रोकूलम का भी, तो ये ठीक है।
तो 1 हो गया। और ये होगी इक्वेशन 2। अब इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करके तो मैं नहीं दे रहा, इनको कर लोगे क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, बाकी चलो कर ही देता हूँ। तो Q1 है ना, वैसे आप कर लेना इसको, वैसे आप कर लेना। तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे? जो इक्वेशन दे रखी है, दो ही वेरिएबल हैं Q1 और Q2, तो इनको सॉल्व करने पाएगी Q1 यानी कोई एक की आएगी 15 माइक्रो कूलम और Q2 की आएगी 5 माइक्रो कूलम वैल्यू आएगी। देखना अब आप इनको पुट करोगे ना यहाँ पे, तो 15 × 5 75 माइक्रो कूलम यानी 10⁻⁻⁶ × 10⁻⁻⁶ 10⁻12। अब इनमें भी जोड़ोगे तो 15 + 5 20 माइक्रो कूलम आएगा, यानी हमारा आंसर राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 माइक्रो कूलम एंड 5 माइक्रो कूलम। तो गाइज आज का हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है कि 4 समान आवेश प्रत्येक का मान Q है और ये भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर स्थित हैं, यानी ये वर्ग है और इसकी साइड की लेंथ है A और इसके प्रत्येक कोने पे Q आवेश रखे हुए हैं। A पॉइंट पे भी Q है, B पे भी Q है, C पे और D पे है। तो हमें ज्ञात करना है कि किसी एक पॉइंट पे बाकी के कारण लगने वाला फोर्स ज्ञात करना है, यानी मतलब ज्ञात तो सभी पॉइंट पे करना है बाकियों के अलावा, लेकिन हम किसी एक पॉइंट में निकाल लेंगे बाकियों के द्वारा लगने वाला फोर्स। तो ये सब समरूप हैं, तो इस पे भी फिर उतना ही लगेगा, इस पे भी, इस पे भी। तो मैं D पॉइंट में निकालूंगा। तो पहले मैं निकालूंगा A के द्वारा, A के द्वारा D पे लगने वाला फोर्स। तो ये दोनों सेम आवेश हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स देंगे। तो इसकी वैल्यू होगी Q1 Q2 और दोनों सेम है तो QQ हो जाएगा अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस है A, तो Q1 Q2 अपॉन A²। तो ये जाएगा KQ² अपॉन A²। अब C के द्वारा D पे, इसी प्रकार C के द्वारा भी D पे, क्योंकि दोनों Q सेम है और डिस्टेंस भी उतना ही है, तो हो जाएगा KQQ अपॉन A²। ये हो जाएगा KQ² अपॉन A²। अब इन दोनों के द्वारा तो हो गया, ये पता है दोनों सेम है तो इस डायरेक्शन में देगा, प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर धकेलेगा मतलब। अब B के द्वारा, पहले B की हमने ये पॉइंट मिला लिए, लाइन खींच ली, इनके बीच का डिस्टेंस R है। R मैंने ज्ञात कर लिया, ये कितना है पाइथागोरस थ्योरम से ज्ञात करूंगा। 90 डिग्री वर्ग में 90 डिग्री एंगल बनता है, पता है आपको। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार A है, A का स्क्वायर प्लस ये भी A है क्योंकि वर्ग है, तो A² प्लस A² यानी 2A²। तो R हो जाएगा √2A² यानी A√2 हो जाएगा। तो अब D पर B के द्वारा लगने वाला फोर्स प्रतिकर्षित होगा, वो इस डायरेक्शन में उसको दूर धकेलेगा, यानी ये लाइन है तो इसी लाइन पे दूसरी तरफ धकेलेगा। तो वो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। R की जगह क्या हो जाएगा A√2 यानी A√2 का स्क्वायर यानी 2A² यानी KQ² अपॉन 2A²। अब हमें पता चल गया कि FC इस डायरेक्शन में लग रहा है, FA इस डायरेक्शन में, F ऑफ B इस डायरेक्शन में। तो अब इनको कैसे जोड़े जब अलग अलग डायरेक्शन में, पहले इनका बीज सदिश योग ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें है ना, ये दोनों 90 डिग्री एंगल पे हैं, तो इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में इन दोनों का नेट निकालेंगे तो वो होगा √f ऑफ A² प्लस F ऑफ C²। यानी जब 90 डिग्री एंगल पे होते हैं तो उनके, जब कोई दो चीज 90 डिग्री एंगल पर होती हैं तो उनका नेट निकालते हैं, तो दोनों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, फिर उनको ऐड कर देते हैं। जैसे इसका हो जाएगा √A² प्लस C का स्क्वायर, F ऑफ C का स्क्वायर हो जाएगा। और जब इनका नेट निकलेगा वो B की डायरेक्शन में निकलेगा, यानी इस डायरेक्शन में निकलेगा, तब इनका नेट निकलने के बाद इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर F ऑफ B और इनका नेट रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा, तो सिंपल जोड़ हो ही जाएगा। तो निकालते हैं F ऑफ A और F ऑफ C का रिजल्टेंट हो जाएगा √f ऑफ A² प्लस F ऑफ C²। F ऑफ A क्या है हमारे पास KQ² अपॉन A², तो KQ² अपॉन A² का होल स्क्वायर प्लस KQ² अपॉन A² का होल स्क्वायर, क्योंकि F ऑफ C भी उतना ही है। तो KQ² अपॉन A² का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाहर रूट है तो एक स्क्वायर हट जाएगा, अंदर √2 आ जाएगा। ये हो गया F ऑफ A एंड C का रिजल्टेंट। तो देखो इस डायरेक्शन में थे F ऑफ A और C, तो अब इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, F ऑफ रिजल्टेंट ऑफ A एंड C, और BBC डायरेक्शन में तो नेट पूरा सबके द्वारा लगने वाला फोर्स हो जाएगा F ऑफ B प्लस रिजल्टेंट ऑफ A एंड C। रिजल्टेंट ऑफ A एंड C क्या है KQ² अपॉन A√2। तो ये हो गया KQ² अपॉन A²√2, और ये है F ऑफ B के द्वारा, क्योंकि F ऑफ B प्लस रिजल्टेंट ऑफ F ऑफ A एंड C, मतलब F ऑफ B का तो ये है और इनका रिजल्टेंट दोनों जोड़ने हैं। तो F ऑफ B दे रखा है हमारे पास यहाँ पे
के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर और इनका रिजल्टेंट ये रहा। तो जब इनमें से के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1/2 प्लस √2 न्यूटन। ये हमारा राइट आंसर। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।